में होगा बड़ा खेला, पायलट ने कर दिया इशारा। दो 2024 में पकेगी विपक्ष की खिचड़ी, ओडिशा सीएम से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार। बंगाल में फिल्म बैन होने का बताया कारण, ममता को डायरेक्टर सुदीप तो सेन ने दी सलाह। सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी, रैली के दौरान बादा में गरजे सीएम योगी। बंगाल सीएम ने द कश्मीर फाइल्स पर की टिप्पणी, विवेक अग्निहोत्री ने भेजा कानूनी नोटिस। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉच में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के दूसरे चरण में प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम 6 बजे से प्रचार की जो गाड़ियों पर ब्रेक लग गया है। ऐसे में भाजपा पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर दौरे पहुंचे थे। दक्षिण कानपुर क्षेत्र में किदवाई नगर के कॉमर्शियल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने मंच से 5 निकाय क्षेत्रों को साधने का काम किया है। सीएम ने लोगों से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का आह्वान करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सपा बसपा सरकार ने प्रदेश को कई दशक पीछे धकेला था। भाजपा ने विकास की गति को तेज किया है। कानपुर में पहले कट्टे बनते थे, उपद्रव और दंगे होते थे, अब उत्सव मनाते हैं। युवाओं के हाथ में पहले तमंचे होते थे, अब टैबलेट्स हैं। कानपुर में अब दंगा कर्फ्यू नहीं होता है। कनेक्टिविटी बढ़ने से प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। कानपुर में इसी महीने एयरपोर्ट का हम उद्घाटन करने वाले हैं। रिंग रोड बनने वाली है। मेट्रो का काम भी चल रहा है। आज गुंडा टैक्स और वसूली नहीं हो रही है। लोगों को सुरक्षा के साथ विकास मिल रहा है। और आपको बता दें कि सीएम योगी के आगमन पर बीजेपी पदाधिकारियों ने उनका जमकर स्वागत किया है। उनके साथ मंच पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, सांसद सत्यदेव पचौरी और देवेंद्र सिंह भोले सहित बीजेपी के अन्य नेता, सांसद और विधायक मौजूद रहे। जनसभा में सीएम योगी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बिना यहां तक कह दिया कि उनका निकाय चुनाव को कूड़ा उठाने का चुनाव करार देने का बयान 6 करोड़ लोगों का अपमान है। दरअसल ये कूड़ा नहीं, सपा बसपा के कचरे, गंदगी, अराजकता को साफ करने का चुनाव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तय कार्यक्रम के अनुसार सीएम योगी सुबह 11:15 बजे चकेरी एयरपोर्ट पर उतरे थे। यहां से उनका हेलीकॉप्टर निराला नगर रेलवे मैदान पर बने हेलीपैड पर उतरा। इसके बाद वो कार के माध्यम से जनसभा स्थल पर पहुंचे और जनसभा के बाद वो कानपुर से बांदा जाने के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा में मंच से लेकर के उनके आसपास महज 125 बीजेपी के पदाधिकारी थे। कानपुर के बाद सीएम बांदा रवाना हो गए और वहां भी अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी निकाय चुनाव के लिए 11 मई को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में जनता से ज्यादा जोश व लगन के साथ वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वोट करना जन विरोधी सरकारों को सबक सिखाने का सही तरीका है। उन्होंने कहा कि महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से मुक्ति पाने के लिए मतदान में भागीदारी बहुत जरूरी है। उन्होंने जनता से बसपा को वोट करने की अपील की है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी व विचलित करती अन्य जन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव में लोगों की भरपूर भागीदारी बहुत जरूरी है। अंततः 11 मई को दूसरे चरण के यूपी निकाय चुनाव में लोगों से ज्यादा जोश एवं लगन के साथ वोट करने की अपील है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जिन विरोधी पार्टियां व सरकारों को सही सबक सिखाने का जनता के पास वोट का सर्वोत्तम लोकतांत्रिक अधिकार है, जिसका इस्तेमाल देश के लोग चुनाव में अक्सर करते हैं। यूपी निकाय चुनाव में भी वोट का सही इस्तेमाल करके बसपा को चिंताएं तथा सरकार को अनुशासित व जिम्मेदार होने के लिए बाध्य करें और साथ ही बसपा को जिताएं।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से भुवनेश्वर में मुलाकात की है। नीतीश कुमार जेडीयू प्रेसिडेंट ललन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री संजय झा के साथ पटनायक में मिलने ओडिशा पहुंचे। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनके और पटनायक के बीच बीजेपी के खिलाफ गठबंधन या किसी राजनीतिक मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा रिश्ता बहुत पुराना और बहुत गहरा है, इसलिए इसे कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं समझा जाए। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जो रिश्ता दूसरे लोगों से है उसकी तुलना नहीं करें। वहीं ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भी कहा कि उनके और नीतीश कुमार के बीच गठबंधन को लेकर की कोई बातचीत नहीं हुई है। नीतीश कुमार से उनका रिश्ता बहुत पुराना है। मुलाकात के दौरान किसी राजनीतिक विषय पर कोई बात नहीं हुई है। इसके साथ ही नवीन पटनायक ने कहा कि पुरी में बिहार भवन बनाने के लिए उनकी सरकार जमीन देने का काम करेगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से ओडिशा दौरे के दौरान आनंद मोहन सिंह की रिहाई के बाबत भी सवाल हुए हैं, जिसके जवाब में नीतीश कुमार ने कहा है कि आनंद मोहन सिंह को नियम और कानून के तहत छोड़ा गया है। सीएम ने कहा कि किसी को जब सजा मिलती है तो उसे रिहा भी किया जाता है। देश भर में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। रिहा करने के लिए उसके व्यवहार और उसके अच्छे बुरे बर्ताव को देख करके फैसला लिया जाता है। आनंद मोहन सिंह की रिहाई नियम और कानून के तहत हुई है। अब उनका मामला कोर्ट में है और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार और नवीन पटनायक से मुलाकात की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन दोनों नेताओं ने मुलाकात के बाद किसी भी तरह की राजनीतिक चर्चा न होने की बात कही है। महाराष्ट्र के राकंपा के नेतृत्व को लेकर के जारी घमासान भले ही थम गया हो, लेकिन इस पर राज्य के राजनीति पर जबरदस्त असर पड़ा है। दरअसल शरद पवार की ओर से पार्टी के अगले अध्यक्ष का ऐलान न किए जाने और अपना इस्तीफा वापस लेने के फैसले को लेकर के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने तंज कसा था। अब इसे लेकर के खुद शरद पवार ने बयान दिया है और उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों ले लिया। उद्धव शिवसेना ने कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने के लिए शरद पवार एक राजनीतिक उत्तराधिकारी खड़ा करने में विफल रही हैं। उद्धव शिवसेना के मुखपत्र सामना में ये भी कहा गया कि शरद पवार के बाद राकंपा का नया अध्यक्ष चुनने के लिए जो बड़ी कमेटी बनाई गई थी, उसके ही कई सदस्य वे थे जो सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए बेताब थे। लेकिन इन सदस्यों को पवार को ही आगे अध्यक्ष बने रहने के लिए कहना पड़ा, क्योंकि उन पर राकंपा के कांडरों की ओर से दबाव बना हुआ था। सामना में छपे इस लेख का पवार ने प्रतिक्रिया दी है। सतारा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पवार ने कहा कि वे और उनकी पार्टी नेता दूसरे क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं देते और ना ही ऐसे लेखों को अहमियत देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। सतारा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पवार ने कहा कि राकांपा में भी सभी को पता है कि पार्टी को कैसे आगे ले जाना है और उन्हें ये भी मालूम है कि पार्टी का नया नेतृत्व कैसे खड़ा करना है। सामना के लेख को लेकर के हुए सवाल पर पवार ने कहा कि हम ऐसे लेख को कोई अहमियत नहीं देते हैं। ये लिखना उनका नजरिया है, लेकिन हम इसे नजरअंदाज करते हैं। हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और उससे संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि 1999 में कांग्रेस और राकंपा सत्ता में आए थे और तब राकंपा से कैबिनेट में जयंत पाटिल, अजीत पवार और दिलीप वलसे पाटिल और आर पाटिल को जगह मिली थी। मैंने राजनीतिक करियर की शुरुआत में राज्य मंत्री के तौर पर शुरुआत की और मुझे बाद में प्रमोशन मिला, लेकिन 1999 में ही मैंने इन नेताओं को कैबिनेट मंत्री बना दिया और पूरे महाराष्ट्र ने इनका नाम देखा और काम देखा। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने यूपी में फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर के टैक्स फ्री करने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मनोरंजन को मनोरंजन के लिए छोड़ दें और सिनेमा व साहित्य का प्रयोग अपने जहरीले एजेंडे को देश पर थोपने के लिए ना करें। उन्होंने आगे कहा कि नफरत की कोख से उपजी कोई भी कला राष्ट्र और समाज के लिए
विध्वंसकारी होगी, क्योंकि योगी सरकार ने फिल्म द केरल स्टोरी को यूपी में टैक्स फ्री कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी अपनी कैबिनेट के साथ 12 मई को ये फिल्म देखने के लिए जाएंगे। फिल्म को अलग अलग राज्यों में टैक्स फ्री करने पर विवाद हो रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में फिल्म को बैन भी कर दिया गया है। सपा के एक अन्य प्रवक्ता अमीक जामेई ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया है। अब वह एक काम और करें, जो बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी आत्महत्या कर रहे हैं उनकी तरफ से भी ध्यान दें। वहीं एआईएमआईएम के प्रवक्ता आसिम वकार का कहना है कि प्रदेश में स्कूल फीस, दूध, दही और रोड भी टैक्स फ्री कीजिए, प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। इस्लामी कट्टरवाद और सहिष्णुता के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। कानून और न्याय राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने सोमवार को कहा कि बहुत कम मुसलमान सहिष्णु हैं और यहां तक कि जो सहिष्णु दिखते हैं वो सार्वजनिक जीवन में बने रहने और राज्यपाल उपराष्ट्रपति बनने के लिए इससे एक मुखौटा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में नारद पत्रकार सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में सहिष्णु मुसलमानों की संख्या इतनी है कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। इनकी संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। उन्होंने आगे कहा कि ये भी एक कला है कि मास्क लगाकर सार्वजनिक जीवन में रहना है। आगे चलकर ये रास्ता राज्यपाल और उपराष्ट्रपति या फिर कुलपति के घर की ओर जाता है, लेकिन जब वे रिटायर्ड होते हैं तो वे अपने मन की बात कहने लगते हैं। वहीं संविधान के मूल ढांचे पर बहर का जिक्र करते हुए बघेल ने कहा कि देश का मूल्य ढांचा हिंदू राष्ट्र है। लोग संविधान के मूल ढांचे के बारे में बात करते हैं कि कैसे इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। 1192 से पहले इस राष्ट्र की मूल संरचना अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं राम मनोहर लोहिया जी के विचारों से सहमत नहीं हूं कि गौरी और गजनवी लुटेरे थे, जबकि अकबर, दारा शिकोह और राजिया सुल्तान हमारे पूर्वज थे। जहां तक बात दिल्ली सल्तनत की है तो यह शरीयत के आधार पर चलती थी, जो कि एक कट्टर शासन था। कार्यक्रम में बघेल की ओर से यह टिप्पणी सूचना आयुक्त उदय माहुरकर की ओर से दिए गए बयान के संदर्भ में की गई है। इनसे ठीक पहले कार्यक्रम में बोलते हुए माहुरकर ने कहा था कि भारत को इस्लामी कट्टरवाद से लड़ना चाहिए, देश में उदार और सहिष्णु मुसलमानों को गले लगाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 11 मई को निकाय चुनाव के तहत दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। तमाम पार्टियां इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं करेंगी। वहीं पार्टियों के स्टार कैंपेनर एक एक सीट तक अपनी पहुंच बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में यूपी के पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी की नेता साध्वी प्राची ने जनसभा को संबोधित कर सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अपने संबोधन में निर्दलीय प्रत्याशी को सांड तक बता डाला। दरअसल साध्वी प्राची पूरनपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में किस्मत आजमा रही हैं। भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र गुप्ता के समर्थन में एक दिवसीय दौरे पर पहुंची थी। उन्होंने देर रात सराफा मार्केट, पानी वाली टंकी और धानुककों की गोटियों में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान साध्वी प्राची ने 3 तलाक, कश्मीर और राम मंदिर सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने सपा की पूर्व की सरकार और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान साध्वी प्राची ने निर्दलीय प्रत्याशी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी बिना लगाम का सांड होता है, जो कभी भी कहीं भी और किसी भी जगह जा सकता है। साध्वी प्राची के संबोधन के दौरान मंच पर मौजूद प्रफुल्ल मिश्रा ने इस दौरान नारे लगाए और मुस्लिम मोहल्लों को पाकिस्तान तक बता डाला। फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने कहा कि हमें अपनी जाति दीवारों को तोड़ करके एक होना पड़ेगा। ये समय संगठित होने का है। अगर हम अभी संगठित नहीं हुए तो हमें जीवन भर पछतावा ही होगा।
बजरंग दल को कांग्रेस द्वारा बैन करने की बात पर उन्होंने कहा कि उनकी औकात नहीं है कि वो पीएफआई पर बैन का मुद्दा उठाएं। जो लोग देश और समाज की बात करते हैं उन्हें ही बैन करने की बात होती है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी आतंकियों के मरने पर आंसू बहाती हैं और बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात कहती हैं। अतीक अहमद मामले को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि एक मारा है ना प्रयागराज में, ज्यादा दिन तो नहीं हुए, याद तो है ना या भूल गए, योगी के काम से आप खुश तो है ना। नेपाल में निर्दलीय सांसद अमरेश कुमार सिंह ने बोलने का समय नहीं दिए जाने के विरोध में सदन में अपनी कमीज और बनियान उतार दी है। नेपाल की संसद के इतिहास में इस तरह की यह पहली घटना थी। नेपाली कांग्रेस के पूर्व नेता ने पिछले साल सरलाही से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। क्योंकि नेपाली कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, भारतीय राजधानी दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वाले सिंह ने उस समय अपने कपड़े उतार दिए जब प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष देवराज घिमीरे ने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी। घिमीरे ने उन्हें चेतावनी दी कि अगली बैठक में अगर उन्होंने विनम्रता से व्यवहार नहीं किया तो कार्रवाई की जाएगी। अपने कपड़े उतारने से पहले सिंह ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के लिए शहीद होने के लिए तैयार हूं। घिमीरे ने उन्हें संसदीय मर्यादा का ख्याल रखने को कहा। सिंह ने हालांकि अध्यक्ष के किसी भी अनुरोध को सुनने से इनकार कर दिया है और अपने कपड़े उतारने लगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ सांसदों ने सिंह की मेडिकल जांच कराने की मांग की। इससे पहले शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड सरकार से अपना समर्थन वापस लेने और विपक्ष में रहने का फैसला किया है। बहरहाल समर्थन वापस लेने के फैसले से अभी प्रचंड नीत सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे कुछ समय बाद राजनीतिक संकट पैदा हो सकता है। गौरतलब है कि 20 नवंबर को हुए आम चुनाव के बाद आरएसपी 25 दिसंबर 2022 को पुष्प कमल दहल की अगुवाई वाली सरकार में शामिल हो गई थी। हालांकि पार्टी ने 5 फरवरी को अपने मंत्रियों को वापस बुला लिया था, लेकिन वह सरकार का समर्थन कर रही थी। गुजरात के दंगों के दौरान गैंगरेप का शिकार हुई बिल्किस बानो के दोषियों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान बिल्किस की वकील ने अदालत से मांग की कि दोषियों को हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने का आदेश दिया जाए और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाए। सुनवाई के दौरान अदालत के नोटिस का जिक्र करते हुए बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि कोर्ट को नोटिस पहुंचाने में राज्य की पुलिस ने सहयोग किया, लेकिन पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी नोटिस नहीं दिया जा सका। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दावा किया है कि एक दोषी घर पर नहीं है, उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। परिजनों का कहना है कि उन्हें कुछ नहीं पता, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि मामले को लेकर के अदालत में केस चल रहा है। इस मामले में पिछली सुनवाई 16 अप्रैल को हुई थी। तब अदालत ने दोषियों की रिहाई को लेकर के सरकार से सवाल करते हुए इसके वजह के बारे में पूछा था। आपको बता दें कि गुजरात में 2002 दंगे के दौरान बिल्किस बानो से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था और परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि उन्हें पाक रेंजर्स ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि कार्रवाई पाकिस्तान रेंजर्स की ओर से की गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने इसकी पुष्टि की है। वहीं पीटीआई नेता मुसर्रत चीमा ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि वो लोग इमरान खान साहब को मार रहे हैं, उन्होंने इमरान साहब के साथ कुछ कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इमरान की गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। कोर्ट के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। बताया ये भी जा रहा है कि इमरान खान के वकील और समर्थकों से मारपीट भी की गई है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार का अंतिम और आज आखिरी दिन है। लिहाजा सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। सीएम मंगलवार को बुंदेलखंड में चुनाव को लेकर के हुंकार भर रहे हैं।
इसके तहत कानपुर के बाद सीएम योगी बांदा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां सीएम योगी ने भाजपा उम्मीदवार के लिए जनता से समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि महर्षि बाम की पावन धरा को नमन। महाराणा प्रताप की जयंती है। आज हमारा बुंदेलखंड उस कहानी को आगे बढ़ा रहा है। बुंदेलखंड की बात हो या बांदा की बात, 2017 से पहले रोजगार नहीं था। बुंदेलखंड की पहचान खतरे में थी। मैं जब पहली बार यहां आया तो जनप्रतिनिधियों ने कहा था कि दो बातें जरूरी हैं, एक विकास और दूसरा माफिया राज समाप्त। हमारे जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से माफिया राज समाप्त हो गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से वाहन फर्राटा भर रहे हैं। पहले बुंदेलखंड में पानी गगरी से 5 किलोमीटर तक जाना पड़ता था। अगले 4 माह में पूरे बुंदेलखंड में हर घर नल योजना से पानी पहुंचेगा। इसके लिए पीएम ने पहल की है। बुंदेलखंड के सभी घरों में अगले 4 महीने में हर घर नल जल योजना से पानी पहुंचेगा। योजना से 1 करोड़ घरों में कनेक्शन दिए जा रहे हैं। पिछली बार जब बांदा आया था तो सदर विधायक से बांदा को साफ सुथरा करने की बात कही थी। पहले नगर में घुसते ही कूड़े के ढेर थे। पहले नगर की पहचान कूड़े के ढेरों से की जाती थी। आज स्वच्छता से पहचान है। नगर पालिका में सीवर लाइन भी बिछेगी। बांदा में एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर बाइक सवार को बचाने के चक्कर में सड़क किनारे पलट गई, जिससे लगभग 40 लोग सवार थे। बस में सवार 20 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद और 108 एम्बुलेंस से बांदा जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के मठौद थाना क्षेत्र के चमराहा गांव से सामने आया है, जहां पर मध्य प्रदेश से आ रही एक बस में लगभग 40 लोग सवार थे। उसी दौरान बस की गति अधिक होने की वजह से एक बाइक सवार अचानक बस के सामने आ गया, जिसको बचाने के चक्कर में बस ड्राइवर ने गाड़ी की स्टीयरिंग काट दी और बस सड़क किनारे खंती में पलट गई। बस में सवार लगभग 40 लोगों में 20 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय व एम्बुलेंस की मदद से आनन फानन में बांदा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। किस प्रकार की घटना थी, कहाँ की घटना थी, कितने लोग घायल? अभी करीब 20 लोग घायल अवस्था में हमारे आए हैं और ये लोग बता रहे हैं कि ये मटौन के पास घटना घटी, इसमें एक बस पलट गई है, उससे घटना घटी है और सभी लोग यहाँ जिला अस्पताल में आए हैं। इसमें करीब 2 दर्जन मरीज जो है करीब घायल अवस्था में है। क्या कोई बड़ी घटना है? इसमें 12-13 लोगों को भर्ती किया गया है, जिसमें 4-5 लोगों को किसी के हाथ टूट गए हैं, किसी के पैर टूट गए हैं। उनके सबको भर्ती कर लिया गया है, उनका इलाज चल रहा है और जो साधारण मरीज हैं उनको दवा दे करके भेजा जा रहा है। नहीं, अभी तक तो जानकारी नहीं आई कोई घटना घटी है। हमारे अस्पताल में सभी लोग भर्ती हैं और सभी का इलाज चल रहा है। तो ठीक है। खबर बांदा से है, जहां तिंदवारी कस्बे में रमा जीनियस पैलेस बबेरू रोड तिंदवारी में रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी, नशाखोरी, व्याभिचार, भ्रूण हत्या, भ्रष्टाचार, जुआ, दहेज मुक्त, जातिपात, भेदभाव, चोरी करना इत्यादि कुरीति मानव समाज में व्याप्त है। इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए आम जनमानस को जागरूक करना और भक्तों से बातचीत करने पर पता चला कि इन सब कुरीतियों, पाखंडवाद और बुराइयों से छुटकारा केवल सद भक्ति से ही पाया जा सकता है। सद भक्ति केवल संत रामपाल महाराज जी के द्वारा ही प्राप्त है, जो समाज को एक नई दिशा देने के लिए संघर्षरत है, जिनकी शरण में जाने से लाखों लोग इन सब बुराइयों को छोड़ चुके हैं और सुखमय जीवन यापन कर रहे हैं। सत्संग के बाद रामायणी का आयोजन किया गया, जिसमें ना ही कोई डीजे, ना बाराती और ना ही कोई रस्म रिवाज, बहुत ही सीधे साधे तरीके से विवाह किया गया। बांदा में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर शराब की दुकान के बाहर खड़े कुछ लोगों से एक युवक का विवाद हो गया। उनके बाद दबंगों ने युवक पर धारदार हथियार, लाठी, डंडे और पत्थर से हमला कर दिया, जिससे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।
आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के जसपुरा थाना क्षेत्र के गडरिया गांव के सामने से आया है, जहां पर शराब की दुकान के बाहर कुछ लोगों से एक युवक का किसी बात को लेकर के विवाद हो गया और उसके बाद दबंगों ने युवक पर धारदार हथियार, लाठी डंडे और पत्थर से ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिससे युवक लहूलुहान हो गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय व परिजनों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। थाना जसपुरा पे कल शाम 9 बजे की सूचना प्राप्त हुई, जहां पर ग्राम गडरिया में दो व्यक्तियों में आपस में शराब के नशे में गाली गलौज और मारपीट हुई। जो पीड़ित लोकपाल के मकान के आगे मेन रोड पर बैरिया, उसे तत्काल सूचना पे एम्बुलेंस लोकपाल के मकान के आगे मेन रोड पर बैरिया पहुंचने पर इलाज के दौरान डॉक्टर के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है, आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। भैया पर बबलू, क्या घटना हुई आपके यहाँ पे? हमने सब गली से जा रहे थे तो मेरा भाई खड़ा था कोई महुआ के पेड़ के पास, एक बाउंड्री कलर का था और एक मुर्गी की दुकान है, अंडा की दुकान है, उसमें 7-8 लोग खड़े थे। एक रिक्शा खड़ा था और ठेका पर सेल्समैन था वो भी था। इसके बाद हम जब घर पहुँचे हैं 10 मिनट के बाद फोन आ गया, जब चौराहे पहुँचे हैं तो जब हमारे लोग तो हमारा भाई खत्म पड़ा था। किसने मारा है आपके भाई को? ये हेम बाबू ने। कहाँ का रहने वाला है हेम बाबू? ये नकटी बकरी का। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गडरिया। आपके पिताजी क्या नाम है? गंगाचरण। आपके भाई की उम्र क्या है? 35 साल। 35 साल है। तो क्यों मारा है आपके भाई को? हम क्या बता पाओ, हम तो चले गए थे गाँव तरफ। काहे से मारा है आपको भाई को? कुर्री और लाठी पर ही गुम्मा पड़ी। क्या लगता है आपको किस वजह से आपके भाई को मारा गया है? अब क्या बताएं बाबू, हम देखते थे हम बताते नहीं, वैसे आपकी क्या कोई दुश्मनी थी उनसे या कोई ऐसी बात? कुछ नहीं थी। अच्छा, कितने लोग थे आपके भाई को मारने में? अब 4-5 लोग हो गए, अकेले तो काबू नहीं उसकी। अच्छा, अकेले नहीं मार पाए? अकेले नहीं मार सकते, 2 लोग नहीं मार सकते उसको। आपके पिताजी क्या नाम है? गंगाचरण। और आपके भाई की शादी हो गई थी? नहीं, शादी नहीं हुई थी। कितने भाई हैं आप? 3। किस नंबर का भाई था आपको? ये मुझसे महिला था। दूसरे नंबर का था। क्या करते थे? कुछ नहीं, किसानी खेती बस। खेती किसानी करते। गडरिया गाँव के? गडरिया। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।